हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टूडियो 2.0 में। जैव प्रक्रम जो पढ़ा रहे थे उसके आगे देखिए मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए पोषण क्या है। तो पोषण के अगर हम बारे में चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा ये पीडीएफ इधर कन्वर्ट हो गया है, इसी स्लाइड के बाद अच्छे से आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि जब हम टहलते हैं तो साइकिल का सवारी करते हैं तो हमें ऊर्जा का उपयोग करते हैं। बिल्कुल करते हैं। उस स्थिति में जब कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे होते हैं तो हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, अगर कोई कार्य कर रहे हैं हम, अगर कोई क्रियाकलाप कर रहे हैं तो कुछ न कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी हमारे में, है ना। तो वृद्धि क्या होता है? वृद्धि, विकास, प्रोटीन, प्रोटीन संश्लेषण आदि में से बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वो भोजन है। कहने का मतलब ये है, इसका मतलब है कि जो वृद्धि, विकास और प्रोटीन के लिए, है ना, जो हमारे शरीर में पदार्थों की आवश्यकता होती है, ये सब क्या है? हमारे ऊर्जा का स्रोत हैं। जिस जिस जो हम भोजन करते हैं उससे क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, अब आते हैं सजीवों की बात करते हैं। सजीव अपना भोजन कैसे करते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लाइड बाय स्लाइड करते चलेंगे। ठीक है, सभी जीव में ऊर्जा तथा पदार्थ की समान आवश्यकता समान है, सभी जीवों में। ठीक है, जितने भी जीव हैं हमारी, उनमें ऊर्जा तथा पदार्थ की जो सामान्य आवश्यक है, वो नेसेसरी है कि उनकी ऊर्जा होनी चाहिए। लेकिन लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है, मतलब अलग अलग विधियों से होती है। जो ऊर्जा की जो हमें प्राप्ति होती है भिन्न भिन्न विधियों से होती है। अंडरलाइन किया हूँ, देखो। अकार्बनिक स्रोत से, मतलब अकार्बनिक स्रोत से जिसमें कार्बन नहीं, अकार्बनिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी हैं। समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है? स्वपोषी मीन्स हो गया, ये जीव कौन से हैं? स्वपोषी हैं। स्वपोषी का मतलब कि अपना क्या करते हैं? अपना जो खाद्य पदार्थ है स्वयं इकट्ठा करते हैं, स्वयं के द्वारा बनाते हैं। जैसे अकार्बनिक ये बनाते हैं, अकार्बनिक स्रोत से बनाते हैं। तो अकार्बनिक पूछेगा कि अकार्बनिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। वे जीव कैसे होते हैं? तो वे जीव स्वपोषी होते हैं। ठीक है, जिनमें हमारे क्या आ जाते हैं? जिनमें हमारे हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु, हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि वे जीव के संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं जिसे एंजाइम कहते हैं। क्लियर हो गया नहीं बात? मतलब जो आप जैसे जो हमारा जटिल प्रोसेस है, जटिल को हम क्या करेंगे? सरल में प्रयुक्त करने के लिए, खंडित करने के लिए अनिवार्य होता है। क्योंकि क्या करते हैं इससे, इसमें क्या करते हैं? जीव के संरक्षण तथा वृद्धि में क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषम पोषित जीवों में से सम्मिलित हैं। विषम पोषित जीव जो कार्बनिक पदार्थों से क्या करते हैं? अपना, है ना, जंतु तथा कवक इसी प्रकार क्या है? विषम पोषित जीवों में से एक है। तो विषम पोषित जीव पूछेगा कौन कौन से हैं? तो जंतु तथा कवक। क्लियर है? अगली स्लाइड्स में हम बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब स्लाइड अच्छी आएगी। देखिए पहला है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण का मतलब होता है कि स्वपोषी जीव जो होते हैं ना, स्वपोषी जो जीव होते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। स्वपोषी पोषण क्या होता है? स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। जो स्वपोषी जीव है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उनमें अगर कार्बन हो और ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, कार्बन तथा ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, किसके द्वारा प्रयुक्त होती है? वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होती है? पूरी होती है। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों की ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में होते हैं। जब ये लेते हैं तो किस रूप में होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में होते हैं। ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश किस रूप में होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में होते हैं। जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। जो किस में परिवर्तित होता है? जब ये कार्बन डाइऑक्साइड
और जल के रूप में जब ये ले लेते हैं, हाँ, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में। यहाँ क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट को तुरंत प्रयुक्त नहीं करते हैं, उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा। क्लियर हो रही है कि बात नहीं हो रही है? जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं कर पाते प्लांट्स, जो पेड़ पौधे, तो उन्हें मंड के रूप में संचित किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पेड़ पौधे अपना ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं? तो मंड या स्टार्च के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। हमारे द्वारा, यहाँ आ जाइए, हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स, कि जो हम खाना खाते हैं, हमारे खाए गए भोजन से जो व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में किस में संचित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। आप जाकर देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेईई में, देखिएगा क्वेश्चन, जाइए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी हम बात कर लेते हैं, है ना, इसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं, धीरे धीरे चलेंगे दोस्त मेरे। ठीक है, चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। देखो, ये हमारा एक प्लांट का एक छोटा सा पत्ता है ना, पत्ती है। अब देखिए, यहाँ जो होता है, ये जो पत्ती में ये ऐसे जो सिरा बनी होती, ऐसे जो लाइन बनी होती है, इसे सिरा बोलते हैं। ठीक है, और जो इस वाले पॉइंट को बोलते हैं, ये मध्य सिरा होती है। और जो ये प्लेट की तरह होती है चौड़ी, ये पण पटल बोलते हैं इसको। ठीक है, फ्लोएम जो नीचे होता है वो जाइलम होता है, और जो ऊपर पॉइंट है ये होता है फ्लोएम। और ये जो लाइनें होती हैं ऐसे करके डॉटेड, इसे बोलते हैं क्या है? इसे बोलते हैं पूरा, ये जो होता है ऊपरी वाह्य त्वचा होती है। ठीक है, क्या होती है? ऊपरी वाह्य त्वचा। इसको हम इस तरह से हम दर्शाते हैं, देखो बड़े फॉर्म में दर्शा देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें जो ये जो पॉइंट का इसमें होता है, जब इसको जूम करेंगे पॉइंट के रूप में होता है, तो इसे हरित लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरित लवक। और जो ये बीच में जो ये गैप होती है वाइट, तो इस गैप को क्या करते हैं? वायु कोश कहते हैं, है ना, और वार कोश कहते हैं। ठीक है, और हरित लवक क्या है? बीच बीच में गैपिंग वर्क। ये आपकी निचली वाह्य त्वचा होगी, इसको ध्यान रखिएगा, ये निचली वाह्य त्वचा होगी। देखिए दोस्त, डायग्राम पूछ रहा है, अब एग्जाम में क्या है, डायग्राम पूछ रहा है, तो इस बात का ध्यान रहेगा। ठीक है, अब इसमें आप जैसे इसको कैसे याद रखेंगे? इसमें 2 पॉइंट है, देखिए यहाँ, तो इसको बोलेंगे द्वार कोशिकाएं। क्या बोलेंगे? द्वार कोशिकाएं। तो जो बीच में गैप है ना, इसको वायु कोश बोलेंगे। बीच में गैप होता है तो एयर भर जाती है, तो इसे याद कर लीजिए, वायु कोश। ठीक है, क्लियर है? इस डायग्राम को याद करना है। ठीक है, डायग्राम को क्या करना है? याद करना है। ठीक है जी, क्या करना है? याद करना है। क्लियर? अब हम चलते हैं इस पे, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। चलिए, अब देखिए इसमें क्या है कि जो हमारा ये, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जब ये दोनों जब मिलते हैं, अभी मैं ऊपर पढ़ाया था, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब ये आपस में मिलते हैं, लेकिन ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये हमारा रिएक्शन होता है। क्लोरोफिल या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारा रिएक्शन होता है। तो जब रिएक्शन कराते हैं तो 6,6H12O6 यानी जो ग्लूकोज बनता है हमारा, क्या बनता है दोस्त मेरे? ग्लूकोज बनेगा। और ऑक्सीजन के रूप में ये जो होता है, ऑक्सीजन के रूप में हमने आपको पढ़ाया था कि अपशिष्ट ऑक्सीजन के रूप में प्रवाहित हो जाते हैं, ऑक्सीजन के रूप में अपसरित हो जाते हैं। इसके बाद आपका जल बनता है। तो इस रिएक्शन को याद रखिएगा। प्रकाश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि किसकी उपस्थिति में करते हैं, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में, वास्तव में प्रक्रम में निम्नलिखित जो घटनाएं होती हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, तो उसमें क्या होता है? तो क्लोरोफिल द्वारा
प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करता है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करता है। जो ये जल के अणु हैं इसको क्या करता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या करता है, अपघटन करता है। तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में क्या करता है, अपघटन करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करता है। अपचयन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन क्या रिमूव होता है, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन हटता है और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, यह आवश्यक नहीं है कि चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब ये पूछ सकता है कि मरुद्भिद जो पौधे होते हैं रात्रि में कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो ये सब सारी चीज़ें तो क्या आप कहिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करते हैं और अंतिम उत्पाद बनाता है। ठीक है। मरुद्भिद का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जो सूक्ष्म स्थान पर उगते हैं या जल की कमी पाई जाती है वहाँ पे मरुद्भिद पौधे होते हैं, है ना। जल की कमी पाई जाती है या सूक्ष्म स्थान पर होते हैं। क्लियर है। जैसे देखिए, नागफनी हो गया, यूफोरबिया हो गया, एकासिया हो गया, हमने लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। अब आगे बढ़ जाती है। एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का जो हमने ऊपर बताया हुआ है कि एक पत्ती जो था इसका अनुप्रस्थ काट का एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा हमने अवलोकन करके चित्र 6.1 में देखा है। आप नोट करे होंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे रंग के जो बिंदु कोशिकांग होते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट, जो हरे रंग के जो बिंदु होते हैं इसे क्या बोलते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चंस आया हुआ है कि ये क्या है ना, थोड़ा मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा 1 मिनट। ठीक है। जैसे गमले में लगा एक साबलित पत्ती ले लीजिए, है ना, और साबलित पत्ती वाला पौधा लीजिए। उदाहरण के लिए मनी प्लांट या क्रोटन का पौधा ले लीजिए। ठीक है। पौधे को 3 दिन तक अंधेरे में रखिए तथा उसका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए। ऐसा रखिए कि संपूर्ण मंड परिवर्तित हो जाए। अब पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए 3 दिन के बाद, है ना, 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखिए। पौधे से एक पत्ती तोड़ना है। हरे भाग को अंकित कीजिए तथा उन्हें एक कागज़ पर ट्रेस कीजिए। हरे भाग को अंकित करना है और उन्हें एक कागज़ पर ट्रेस करना है। कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को उबलते पानी में डाल दीजिए। इन पत्तियों को क्या करते हैं, उबलते पानी में क्या करेंगे, डाल देंगे। इसके बाद इसे अल्कोहल से बीकर में डुबा लेंगे और इसे फिर अल्कोहल के बीकर में डुबाएंगे। इसे बीकर को सावधानीपूर्वक जल उष्मक में रखकर तब तक गर्म करिए जब तक अल्कोहल उबलने लगे। बिल्कुल। अब इसमें क्या पूछता है, जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कि पत्ती के रंग का क्या होता है। तो एक बात है दोस्त, बिलियन का रंग कैसा हो जाएगा, है ना। अब कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को आयोडीन के तनु बिलियन में डाल दीजिए। पत्ती को बाहर निकालिए, उसे आयोडीन को धो दीजिए। पत्ती के रंग का अवलोकन कीजिए और प्रारंभ में पत्ती का जो ट्रेस किया था उसकी तुलना कीजिए। पत्ती के विभिन्न भागों में मंड की उपस्थिति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। एक चीज़ बताइए, जब ये बिलियन में रखा जाता है ना, इस पत्ती को आयोडीन के घोल में जब रखते हैं ना, इसका रंग नीले रंग हो जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। आयोडीन को घोल में रखते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है। क्लियर है ना बात। ये सब कुछ भी नहीं था, इसको तो एक्सपेरिमेंट करना था, बट ये पूछता था पत्ती का रंग कैसा हो जाता है जब पत्ती के बाहर निकालकर उसे जब आयोडीन घोल में रखते हैं। तो बिलियन का रंग कैसा, नीले रंग का हो जाता है आयोडीन का जो घोल रखते हैं। क्लियर है ना, क्लियर है। हमने लिखा हुआ है भाई, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। देखिए, अब हम आते हैं, देखो ये जो पत्ती है ना, देखो इसमें जो पत्तियां हैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे यहाँ पे। ठीक है। देखिए, ये जो है
ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इन दोनों को हम बोलते हैं द्वार कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? द्वार कोशिकाएं। इन दोनों के बीच में जो गैप होती है ना, इन दोनों के बीच में जो गैप होती है वो रंध्र छिद्र होता है। क्या होता है? रंध्र छिद्र। और हमने ऊपर बताया था कि ये जो होता है, जो काले रंग का जो होता है, ये हरित लवक दिखाया गया है, इसको हरित लवक बोलते हैं। आप इसको डायग्राम देकर के पूछ सकता है। यानी ये हो गई आपकी द्वार कोशिकाएं, ठीक है, ये रंध्र छिद्र हो गया, रंध्र छिद्र हो गया, ये हो गया आपका हरित लवक, है ना। कब एक होता है ओपन, ओपन कब होगी और एक कब बंद होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है, ठीक है। हम अध्ययन करेंगे, जैसे अब हम अध्ययन करेंगे पौधे जो होते हैं ना, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। कक्षा 9 में हमने रंध्र के बारे में चर्चा की थी। अब देखिए, जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र मतलब ये वाले पत्ती की सतह पे जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं ना, जिसे रंध्र छिद्र बोलते हैं, जिसे हमने क्या बोला? रंध्र छिद्र बोला, है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। क्लियर है ना। जब ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो रंध्र छिद्र के माध्यम से ही आदान प्रदान होता है। क्लियर है? क्लियर है ना। अब प्रकाश संश्लेषण, गैसों का आदान प्रदान। अब यहाँ से देखिए, गैसों का आदान प्रदान, तने, तना हो गया भाई, ये वाला जो पार्ट होता है ये तना हो गया। जड़, ये वाला जो भूमि में जाता है ये जड़ हो गया। और जो पत्तियाँ होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, है ना, पत्तियों की सतह से भी होता है। अब पूछेगा गैसों का आदान प्रदान किसमें नहीं होता है, तो दे देगा तना, जड़, पत्तियाँ, और उसके बाद दे देगा द्वार कोशिकाएं या हरित लवक दे देगा। बहुत ऑप्शन मिल जाएगा। तो गैसों का आदान प्रदान तीनों सतहों से होता है। तने से हो जाएगा, ठीक है, जड़ से हो जाएगा, और पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। मतलब ये जो रंध्र होते हैं ना, इनके वजह से जल का भी क्या होता है? हानि होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इम्पोर्टेंस मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो है आपका थोड़ा छोटा करेंगे, जिससे डायग्राम आपको सही समझ में आए। देखिए यहाँ पे क्या है ना दोस्त मेरे, देखो यहाँ पे क्या है कि छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि छिद्रों का खुलना और बंद होना किसका कारण है, तो ये द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में देखो, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है, जैसे इसमें द्वार कोशिकाओं के अंदर, इसके अंदर, इस वाले पॉइंट के अंदर, इस वाले पॉइंट के अंदर ये द्वार कोशिकाएं है ना, इनके अंदर जब जल प्रवेश करता है ना, यानी H2O जो जल प्रवेश करता है, तो क्या होता है, तो ये फूल जाती हैं। अब फूला हुआ पार्ट है ये, तो क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, ये फूल जाती हैं, है ना, जब जल अंदर जाता है। तो छिद्रों का खुलना और बंद होना किस पर डिपेंड करता है? द्वार कोशिकाओं पे। द्वार कोशिकाओं में जब इसमें क्या जाता है, जब जल अंदर जाता है तो क्या होता है, वो फूल जाता है। और रंध्र का छिद्र, और जो ये पॉइंट है ना, इसमें रंध्र का छिद्र है, जब इसके अंदर जाएगा तो ये क्या होगा, ये फूल जाएगा, है ना। तो इसमें जो जब द्वार कोशिका में जल अंदर जाता है तो ये फूल जाती हैं, और रंध्र का जो यहाँ छिद्र होता है ना, ये भी क्या होता है, खुल जाता है। क्लियर हो रही है बात। इस तरह जब जो द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं, और जब इस तरह अगर इस कंडीशन में जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो क्या होता है, ये छिद्र क्या होते हैं, रंध्र जो छिद्र होते हैं, ये आपस में बंद हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात कि नहीं होगी, आप ये बताएं। क्लियर होगी। तो जब जल, इसका मतलब ये सिकुड़ कब जा रहा है, जब जल हम यहाँ से जल वाष्पीकृत हो जा रहा है, यानी जल को हम एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, या प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो जा रही है। तो क्या होगा, तब उस कंडीशन में ये सिकुड़ जाएंगी। क्लियर है ना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक क्रियाकलाप दिया हुआ है ऊपर, ठीक है। इस क्रियाकलाप में, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए अब हम स्वपोषी की अगर हम बात करते हैं, किसकी, अब तक हम चर्चा कर रहे थे स्वपोषी, है ना, स्वपोषी की चर्चा ही कर रहे थे, ठीक है, कर ही रहे थे।
तो स्वपोषी की चर्चा कर रहे थे, यानी स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, हमने चर्चा किया। लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए, है ना, एक कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। जैसे स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जो करते हैं, जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जो जल के अवशोषण से करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल। जड़ों द्वारा जो जड़ों द्वारा मिट्टी में जो जल की मात्रा आ रहती है उसको अवशोषण करते हैं, जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति कर पाते हैं। इसमें आपका एक दिया है कि ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थों भी मिट्टी से लिए जाते हैं। जो मिट्टी में होता है ना, पूछ सकता है कि जो मिट्टी से उसमें कौन कौन सी तत्व होते हैं, तो नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, आयरन होता है और मैग्नीशियम होता है। क्लियर है। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका प्रयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिक के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट के रूप में लिया जाता है। ये पढ़ना है आपको, अकार्बनिक नाइट्रेट को नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनते हैं। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु जो होते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। ठीक है, जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। क्लियर है। तो क्या क्या लेते हैं मिट्टी से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा और नाइट्रोजन तो लेंगे ही लेंगे, फास्फोरस भी लेंगे और उसके बाद आयरन लेंगे और मैग्नीशियम लेंगे। क्लियर है। जिनका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिक के संश्लेषण में वो करते हैं। क्लियर। चलिए अब आते हैं हम विषमपोषी पोषण पे। ये भी इम्पोर्टेंट भाई, इस चैप्टर से ना देखिएगा क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। विषमपोषी, चलिए, प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के अनुकूलित हैं, बिल्कुल। भोजन के स्वतंत्र रूप पर उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि भिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि भोजन स्रोत अचल है, अचल मतलब जो जैसे चल नहीं सकता, जैसे हमारा घास है, या गतिशील है, जैसे हिरण, दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न है। तथा गाय एवं शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं? जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं, बिल्कुल। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोज्य पदार्थों का जो विघटन होता है, विघटन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देना, तो शरीर के बाहर ही कर लेते हैं, शरीर के बाहर करके और फिर अंदर अपना एब्जॉर्ब करते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं। फफूंदी हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया आदि कवक के उदाहरण हैं। तो फफूंदी, ईस्ट तथा मशरूम ये किसके उदाहरण हैं? ये कवक इसके उदाहरण हैं। कवक इसके उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? फफूंदी, ईस्ट, मशरूम और कवक किसके उदाहरण हैं? जो भोज्य पदार्थों का पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे दोस्त मेरे, तब जा कर के आप फुल टू फुल मार्क्स लाएंगे, मैं वादा करता हूँ। आप एक बार मेरा साथ दीजिए। यहाँ पे जो कह रहा है फफूंदी, ईस्ट तथा मशरूम आदि कवक, यानी फफूंदी, ईस्ट, मशरूम तथा कवक, ये कहेगा कि भोज्य पदार्थों का ग्रहण करने से पूर्व शरीर के बाहर जो विघटन करते हैं, विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं भोज्य पदार्थों का, वो कौन से हैं? तो फफूंदी, ईस्ट, मशरूम, कवक ये याद दे सकता है। ठीक है। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर ही होता है। और अन्य जितने भी हमारे जीव हैं संपूर्ण भोज्य पदार्थों का जो पाचन होता है अंदर करते हैं और उनका जो होता है भोज्य पदार्थों का अवशोषण जो होता है अंतर ग्रहण करते हैं, यानी अंदर ग्रहण करते हैं, ये लिखा हुआ है। उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। क्लियर है दोस्त मेरे? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप देखिए यहाँ बढ़ जाइए।
आते हैं। देखो ये अमीबा। देखिए अब हम बात करते हैं किसकी। देखिए जीव द्वारा किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाएगा तथा उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करेगा। किस पर करेगा? कोई भी जीव भोजन का अंतर्ग्रहण करेगा, उसके पाचन, उसकी विधि, उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली के आधार पर करता है। जैसे घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतु के अंदर के बारे में क्या सोचते हैं? कुछ जीव अन्य जीव जैसे पौधे और जंतुओं बिना मारे उसका पोषण प्राप्त कर लेते हैं, है ना। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पौधे और जंतुओं को मारे बिना पोषण प्राप्त करते हैं। यह पोषक युक्त कौन कौन से हैं? तो अमरबेल है, किलनी है, जू है, लीच है, फीताकृमि है, सरीखे बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होती है। क्लियर होगी ये बात की नहीं होगी? क्लियर होगी बात की नहीं होगी कि पौधे और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। पौधे और जंतुओं को बिना मारे उनसे क्या करते हैं? पोषण प्राप्त कर लेते हैं। यह पोषक युक्ति अमरबेल, किलनी, जू, लीच और फीताकृमि सरीखे बहुत से जीवों द्वारा क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। ये याद रखिएगा कि कौन से ऐसे जीव हैं जो पौधे और जंतुओं के बिना मारे हुए अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो अमरबेल हो गया, फीताकृमि हो गया, किलनी हो गया, जू हो गया, लीच हो गया, है ना। कैसे? जू जो होते हैं हमारे सर में, हम लोग को बिना मारे ही खा लेते हैं ना कुछ अपना पोषक तत्व। तो इसमें से किलनी सड़ जाती है तो वो क्या करती है कि हमारा जो हमेशा वो क्या होती है, किलनी के माध्यम से क्या होती है, हमारे जो ब्लड होते हैं वो हमेशा चूसते रहते हैं। और लीच भी हमारा ऐसे ही होता है, वो भी चूसती रहती हैं बिना मुझे खरोच पहुँचाए, है ना। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है बात? बताएं क्लियर हो रही है कि नहीं बात हो रही है? क्लियर हो रही है बात कि नहीं? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधि भिन्न है। मतलब भोजन और अंतर्ग्रहण की विधि भिन्न है। मतलब जो अंतर्ग्रहण का मतलब होता है जो अंतर हम एब्जॉर्ब करते हैं। अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी क्या होता है? विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न होता है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है। देखिए एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट होते हैं। उदाहरण के लिए, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ती है ना, उनके साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग क्या होते हैं? विशिष्ट हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अमीबा हो गया ना। अमीबा जो है कोशिकीय सतह से, देखिए अमीबा जो है कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रबंध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमीबा एक तो एक कोशिकीय जीव है, और अमीबा जब एक कोशिकीय जीव है तो अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रबंध की मदद से भोजन क्या करता है? ग्रहण करता है। यह प्रबंध भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संकलित होकर खाद्य रिक्तियां बनाती हैं। क्या बनाते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछता है, क्या बनाते हैं उसे? खाद्य रिक्तियां बनाती हैं। कैसे? जैसे ये हमारा केंद्रक हो गया, ये अमीबा, ये केंद्रक हो गया, खाद्य कण यहाँ है ना, खाद्य कण यहाँ है। तो क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं, उंगली जैसे एक प्रबंध बना लेंगे। जैसे ये इसको ये गैप बना लेंगे, तो इस गैप में ये खाद्य रिक्तियाँ बना लेते हैं। इस गैप में ये एब्जॉर्ब हो गया, ये खाद्य कण चला गया और इसको क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करके ये अमीबा में ये अपना पोषण प्राप्त कर लिया इसे। क्लियर है? खाद्य कण यहाँ था, फिर इसमें पदाव या कुटपाट द्वारा, इसीलिए ऑप्शन आता है पदाव या कुटपाट द्वारा अपना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसके अंदर आ गया, खाद्य रिक्तियाँ यहाँ बन गई और इसको एब्जॉर्ब कर लिया। क्लियर हो रही है बात? नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल, इतना क्लियर होना चाहिए दोस्त मेरे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, मेरे बंधु। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड हमारे चैनल को। आज हम आपको मैराथन क्लास कराने वाले हैं, ठीक है। आज पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे। जिस दिन मुझे छुट्टी मिलेगी पूरे चैप्टर फिनिश कर दूंगा ऐसे पढ़ा करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे अमीबा के बारे में। अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रबंध की मदद से भोजन ग्रहण करता है, जिसमें खाद्य रिक्तियाँ बनती हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो खाद्य रिक्तियाँ करता क्या है, खाद्य रिक्तियों के अंदर जो जटिल पदार्थों का जो विघटन होता है ना, सरल पदार्थों में किया जाता है। जो खाद्य रिक्तियाँ बनाती हैं
जो ऐसे बनाई थी ना खाद्य रिक्तियाँ, ऐसे अमीबा था, ऐसे खाद्य रिक्तियाँ बनाई थी, ऐसे था, मतलब ये तो खुला था, ऐसे बना ली थी। तो इसमें जो खाद्य रिक्तियाँ जो बनती हैं, सेंटर था। तो जो खाद्य रिक्तियाँ बनाती हैं ना, इसमें क्या करती है कि इसी में अपना जो जटिल जो रहता है, जटिल क्या पदार्थ जो रहते हैं उसको सरल में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, पदार्थों में, सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव में विसरित हो जाता है। पूछ सकता है कि जो खाद्य रिक्तिया के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे किसमें विसरित हो जाता है, किसमें पूरे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो कोशिका द्रव में विसरित होती रहती है। ठीक है, और जो बचा हुआ अपच पदार्थ होता है कोशिका की सतह की ओर, जो बचा हुआ अपच पदार्थ होता है कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है ना। जो बचा हुआ पदार्थ होता है कोशिका की सतह की ओर क्या करता है, गति करता है और शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है ना, क्लियर है। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंस और, पैरामीशियम पर बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पैरामीशियम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्त मेरे, पैरामीशियम की बात करेंगे। क्लियर हो रही है बात। अब आते हैं, अमीबा हो गया, पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक ऐसे जीव है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका एक निश्चित आकार की होती है, एक निश्चित आकार की होती है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। तथा जो भोजन ग्रहण किया जाता है एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षयाभ, जिसको सिलिया की गति द्वारा पहुंचाया जाता है ना। भोजन इस स्थान तक पक्षयाभ की गति द्वारा पहुंचाता है, यानी सिलिया की गति द्वारा पहुंचाता है, जो कोशिका को पूरी तरह से ढके होते हैं। क्लियर है ना। तो पैरामीशियम में भोजन का स्थान कहा जाता है, सिलिया की गति द्वारा वो भोजन अपनी गति से पहुंचाता है जो कोशिका के पूरी सतह से ढका रहता है। तो पैरामीशियम भी कैसे है, एक कोशिकीय जीव है। कैसा है दोस्त मेरे, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है दोस्त, ठीक है। तो जो जीव है ना, कौन से, एक कोशिकीय, तो भोजन कैसे ग्रहण करते हैं पता चल गया आपको। ठीक है, अब हम आते हैं कि अब हम मनुष्य में, अब हम मनुष्य में कैसे करें, मनुष्य में पोषण कैसे होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मनुष्य कैसे होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ जो दिया हुआ है आपका, देखिए यहाँ जो दिया हुआ है कि मनुष्य में जो होगा, मनुष्य में पोषण। अब ये हम स्टार्ट करते हैं, मनुष्य में पोषण होता क्या है। आहार नाल मूल रूप से मुख से स्टार्ट होती है और गुद्दा तक विस्तारित एक नली है। एक क्वेश्चन यहाँ बन गया कि जो आहार नाल है वो कहाँ से कहाँ विस्तारित होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखिएगा। तो जो आहार नाल है मूल रूप से मुख से स्टार्ट होती है और गुद्दा, जिससे हमारे मलमूत्र बाहर होते हैं, तो वो गुद्दा तक विस्तृत होती है। एक बड़ी सी क्या होती है, एक लंबी नली होती है, आहार नाल होता है, तो मुंह से लेकर गुद्दा तक विस्तृत होती है। क्लियर है ना। जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है उसका क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर है ना दोस्त मेरे। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए ये हम डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे और इसी में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे हम सब बताएंगे। ठीक है, देखिए हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए ये जीव है ना, जीवा बोलते हैं, ये हमारा एक मुंह है। क्या है, मुंह है। ये हमका ग्रसिका है, ठीक है। ये अमाशय है। ये क्षुद्रांश, क्षुद्रांश का मतलब पता है, छोटी आंत बोल रहा है। ये डायाफ्राम है। ये पित्ताशय है, ठीक है। पित्त नली है, यकृत है, अग्नाशय है ये वाली, ठीक है। तो जो हम करेंगे उसको पहले डॉटेड करते चले जाएंगे, अभी तो मारते हैं डिलीट। क्लियर है ना दोस्त मेरे। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम तरह तरह के भोजन खाते हैं, बिल्कुल, जिन्हें उसकी भोजन नली से गुजरना पड़ता है। कहाँ से गुजरेंगे, भोजन नली से गुजरेंगे। प्राकृतिक रूप से भोजन को प्रक्रम से गुजरना होता है, जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आहार नाल का अस्तर जो होता है बहुत कोमल होता है। तो ये पूछ सकता है कि आहार नाल का अस्तर क्या होता है, बहुत कोमल होता है, कठोर होता है, या क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। तो आहार नाल का जो अस्तर जो होता है बहुत कोमल होता है। अतः भोजन को
भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग क्या आसान हो। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं है, ये लाला ग्रंथि से, है ना, लाला ग्रंथि लिखा है, लार ग्रंथि से निकलने वाला क्या है, एक रस है जिसे लाला रस या या लार कहते हैं। क्लियर है ना। जो पूछ सकता है, लाला ग्रंथि ही लिखा हुआ है, लाला ग्रंथि ही मानिए, लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसे क्या बोलते हैं, लाला रस बोलते हैं। क्लियर है ना। बिल्कुल। अब देखिए, जिस भोजन को हम खाते हैं, क्लियर है ना, जिस भोजन को हम खाते हैं, एक मिनट रुक जाइए, जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू इसकी जटिल रचना है। इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। अब जैसे हम क्या करते हैं कि जो जटिल हमारी जो दूसरी पहलू होती है, जो जटिल हमारी रचना होती है ना, जिसको हमें छोटे छोटे अणुओं में खंडित करना होता है, यह काम किसका होता है, तो यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। लार में भी क्या होता है, एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस कहते हैं। यह मंड यानी जटिल अणु को सरल शर्करा में क्या कर देता है, खंडित कर देता है। जिसे हम लार एमिलिस कहते हैं, यह मंड क्या करता है कि जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। भोजन को पचाने के द्वारा पेशीय जिह्वा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। बिल्कुल मिला देती है ना, बिल्कुल मिला देती है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चलिए, मिला देती है। ठीक है, अब देखिए ये जो हो रहा है, एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछता है दोस्त मेरे, एक एक लाइन से क्वेश्चन। आहार नली के हर भाग में भोजन को नियमित रूप से गति एवं उसके सही ढंग से प्रक्रमित करने के लिए आवश्यक है। एक होती है क्रमाकुंचन गति। पूछता है कि क्रमाकुंचन गति पूरी भोजन नली में होती है, पूरी क्या है, भोजन नली में होती है। ठीक है, क्रमाकुंचन गति पूछेगा कि आहार नाल के द्वारा भोजन नियमित रूप से जब गति उसके ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक कौन सी गति होती है, तो क्रमाकुंचन गति होती है। अब देखिए, मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे जो है हम डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं आपको। देखो, ये जो ग्रसिका है ना, ये वाली, ये जो ग्रसिका है आपकी, ये वाली, ये ग्रसिका जो है इसके माध्यम से ये अमाशय में पहुंचा दिया है ना, जो हमारी अमाशय में पहुंचा दिया। ठीक है, अमाशय में पहुंचाने के बाद फिर इसमें जो होता है, स्टोमक में रहने के बाद फिर ये छोटी आंत के, फिर इसमें क्या होता है कि बहुत तरह से ऐसे होता है, जैसे हमारी यकृत होता है, पित्त नली होता है ना, और अग्नाशय होता है। तो ये अपने पॉइंट की तरह से ये अपना काम करते हैं। जैसे देखिए आगे हम आपको बताएं तो ये देखिए, ये यहाँ देखिए कि देखिए यहाँ कह रहा है कि मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस के द्वारा ले जाया जाता है। अमाशय क्या होता है, एक बृहद अंग है, क्या है, बहुत बड़ा अंग होता है जो भोजन के आने पर क्या है, फैल जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि अमाशय की जो पेशीय भित्ति होती है ना, भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। इसके जो पेशीय भित्ति होती है, जैसे ये अमाशय हो गया, तो इसकी जो लेयर होती है ना, अंदर वाली लेयर, तो ये जो होती है ना, ये भोजन को पचाने में क्या होती है, भोजन को पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। ये पाचक कार्य अमाशय की भित्ति में, जो अमाशय की भित्ति है ना, अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। ये क्या करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा यानी म्यूकस का स्त्रावण करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक क्या होता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो अमाशय की जो भित्ति होती है जठर ग्रंथियों के द्वारा क्या होती है, संपन्न होती है। बात को नोट करना है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन
तथा श्लेष्मा का क्या करती है, स्त्रावण करती है ना, श्रावण करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ म्यूकस श्लेष्मा अमाशय की आंतरिक अस्तर की अम्ल से क्या करती है, रक्षा करती है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमाशय की जो आंतरिक अस्तर बोल रहा है, अस्तर मतलब ये होता है कि अस्तर जो लेयर की बात बोला, आंतरिक जो लेयर है ना, ये वाली लेयर, तो ये क्या करती है कि उसकी म्यूकस जो है ये क्या करती है कि उसकी रक्षा करती है, जिसे बहुधा वयस्कों में एसिडिटी तथा अम्लता की शिकायत करते सुना होगा। ठीक है, तो उसकी रक्षा करती है वे, है ना। चलिए अब देखिए अमाशय से भोजन। अब अमाशय में आ गया भोजन, ठीक है। अब अमाशय में भोजन आ गया। अब अमाशय से कहाँ जाएगा, अमाशय में भोजन था यानी पेट में भोजन था। अमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत में प्रवेश करता है। यह अवरोधनी पेशी द्वारा, अवरोधनी पेशी का मतलब होता है कि वे वृत्ताकार पेशियाँ जो शरीर के विभिन्न मार्गों को प्रायः क्या कर दे, बंद रखती है, अवरोधी पेशियाँ कहलाती हैं, है ना। अवरोधी पेशी द्वारा नियंत्रित होती हैं। मतलब जब वो प्रवेश करता है उसमें छोटी आंत में, तो ये अवरोधी जो पेशियाँ होती हैं वो नियंत्रित करती हैं। वे वृत्ताकार पेशियाँ जो शरीर के सभी मार्गों को प्रायः बनाए रखती हैं। ठीक है। अब जो छोटी आंत होती है, छोटी जो आंत है आहार का सबसे क्या है, लंबा भाग है। छोटी जो आंत होती है आहार का सबसे क्या है, लंबा भाग होता है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह सन्हत स्थान से अवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांश की यानी छोटी आंत की जो लंबाई है उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले जितने भी शाकाहारी का सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी छोटी आंत यानी क्षुद्रांश, लंबी छोटी आंत का आवश्यकता होती है, जो कि मांस का पाचन जैसे सरल, अतः बाघों जैसे मांसाहारी की जो छोटी आंत जो होती है, मतलब छोटी आंत होती है, छोटा ये छोटी जो आंत होती है, आंत कितनी, जैसे शाकाहारी जो खाते हैं, जैसे सेल्यूलोज पचाने की जिसमें क्षमता होती है उसकी आंत लंबी होती है, और शाकाहारी वाले की जो शाकाहारी है। लेकिन जो मांसाहारी हैं उनकी छोटी आंत जो छोटी आंत होती है वो छोटी होती है, जो आंत होती है ना वो छोटी होती हैं। ठीक है, क्लियर है ना, इम्पोर्टेंस है, मैं बता दे रहा हूँ इसको पहले। ठीक है, अब चलिए, तो शाकाहारी भोजन में लंबी आंत होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पूछा था जेई में, बताता हूँ आपको। छोटी आंत से क्या क्या होता है, छोटी आंत से आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का क्या हो जाता है, पूर्ण पाचन हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि छोटी आंत से क्या पच जाता है, मतलब छोटी आंत से क्या पाचन हो जाता है। तो छोटी आंत से आपका क्या पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसका क्या होता है कि पूर्ण पाचन का स्थल है, पूर्ण पाचन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ठीक है मेरे दोस्त, इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय से क्या करती है, श्रावण प्राप्त करती है। अमाशय से आने वाला भोजन, अमाशय से जो आने वाला भोजन होता है वो अम्लीय होता है, बिल्कुल सही। और अग्नाशयी एंजाइम की क्रिया के लिए, और जब अग्नाशय एंजाइम की जब क्रिया होती है तो उसे क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। यकृत से स्रावित जो पीत रस होता है इसका कार्य को करता है। यकृत से क्या स्रावित होता है, तो यकृत से पीत रस बनता है, इस कार्य को करता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। ठीक है, क्षुद्रांश में वसा बड़ी गुलिकाओं के रूप में होता है, मतलब छोटी आंत में जो वसा होता है ना वो बड़ी गुलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पीत लवण उन्हीं छोटी गुलिकाओं में से खंडित कर देता है। पीत जो लवण है इंपॉर्टेंट, पीत लवण उन्हीं छोटी गुलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता क्या है, बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन पूछा था, देखिएगा, यह साबुन का मैल पर इमल्सीकरण की तरह है। बहुत इंपॉर्टेंट, पता है क्या पूछा था कि पीत लवण इन्हें छोटी गुलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ये किसके इमल्सन पर है, तो साबुन के मैल पर इमल्सल की तरह है। ठीक है, पीत लवण इन्हें छोटी गुलिकाओं में खंडित करके इसमें एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, जिसमें जल्दी पच सके। ठीक है, जल्दी इसका पाचन हो सके। तो ये साबुन का मैल पर इमल्सीकरण है, देख लीजिएगा
जेई का पेपर उठा करके ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा उठा करके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं दोस्त मेरे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, अब देखिए, अग्नाशय हो गया। अग्नाशय जो है, अग्नाशय यकृत पीत रस का यकृत क्या करता है, पीत रस स्रावित करता है। अग्नाशय अग्नाशयी रस का स्रावण करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सी एंजाइम होता है। जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम होता है, तो ट्रिप्सी एंजाइम होता है। तथा इमल्सीकरण वसा का पाचन करने के लिए, लाइपेज एंजाइम होता है। जो लाइपेज एंजाइम होता है, क्षुद्रांश की भित्ति में ग्रंथि होती है, मतलब छोटी आंत में ग्रंथि होती है, जो आर्द्र रस स्रावित करता है। इसमें उपस्थित एंजाइम अति में प्रोटीन की अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज तथा वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। इसमें जो मैं बताता हूँ कि इसमें उपस्थित जो होते हैं कौन कौन से, इसमें उपस्थित जो, जैसे इमल्सीकरण का वसा पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम होता है, और क्षुद्रांश मतलब छोटी आंत की भित्ति में जो ग्रंथि होती है, जो क्या करती है, आर्द्र रस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित जो एंजाइम होता है ना, एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल से, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और वसा अम्ल में तथा ग्लिसरॉल में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। वसा को वसा अम्ल में तथा ग्लिसरॉल में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है। वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में क्या परिवर्तित कर देता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है, सब A to Z देखेंगे आप, ठीक है। पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। किसको, आंत्र की भित्ति, जो आंत की भित्ति होती है वो क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, ठीक है। क्षुद्रांश यानी क्षुद्रांत्र के आंतरिक आस्तर पर अंगुली जैसे प्रवध होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्हें दीर्घ करते हैं, जिसे विली के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, विली यानी छोटी आंत के आंतरिक आस्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवध होते हैं, जिन्हें दीर्घ कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। क्लियर ना, क्लियर होना चाहिए भाई दोस्त मेरे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं दीर्घ में, है ना, दीर्घ का मतलब विली, ठीक है। क्या करते हैं, सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घ में रुधिर वाहिकाओं की बहुआयत होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। मतलब जो दीर्घ जो विली में होते हैं, इसमें क्या होते हैं कि रुधिर वाहिकाएं होती हैं, यानी ब्लड वाहिकाएं होती हैं, जो बहुत मात्रा में होती हैं, जो भोजन को अवशोषित करके क्या करती है, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। वहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत करने के लिए किया जाता है। जो क्या होती हैं, जो शरीर की जो प्रत्येक कोशिकाएं होती हैं, है ना, दीर्घ में रुधिर वाहिकाएं की बहुत होती हैं, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। वहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करके नए ऊतकों के निर्माण, पुराने ऊतकों की मरम्मत करने में किया जाता है। बिना पचा भोजन यानी बृहदान्त्र में, मतलब जो थोड़ा बहुत पचा नहीं है, उसको बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहाँ दीर्घ इस पदार्थ से जल का अवशोषण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिना पचा हुआ भोजन है, वो बड़ी आंत में चला जाता है। जब बड़ी आंत में जाता है, तो बड़ी आंत में जाने के बाद वो जो दीर्घ होते हैं, जो विलिवुल होते हैं, इस पदार्थ में क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। किसका करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। अन्य पदार्थ गुद्दा द्वारा शरीर के बाहर निकल जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुद्दा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहिक्षेपण गुर्दा और रुधनी द्वारा क्या कर लिया जाता है, नियंत्रित कर लिया जाता है। तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होगा, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। एक आता है, ये टाइटल दिया हुआ है कि दंत क्षरण क्या है। तो दंत क्षरण की अगर हम बात करें ना दोस्त मेरे, अगर हम दंत क्षरण की बात करें, ठीक है, दंत क्षरण क्यों होता है,
जीवाणु प्लस शर्करा जब मिलता है ना, तो जीवाणु प्लस जब शर्करा मिल जाता है ना, तो अम्ल का निर्माण होता है। इस बात का ध्यान रहे, जब जीवाणु और उसमें शर्करा की मात्रा पैदा हो जाती है तो अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अम्ल का। अब दंत क्षरण की हम बात करते हैं। किसका बात करते हैं? दंत क्षरण की। तो दंत क्षरण या दंत क्षय इनेमल तथा डेंटिल के सने सने मृदुकरण के कारण होता है। सने सा मतलब धीरे धीरे, इनेमल तथा डेंटिन के मृदुकरण के कारण होता है दंत का क्षरण, इनेमल तथा डेंटिन की वजह से। इसका प्रारंभ तब होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दंत क्षरण कब होता है? जब जीवाणु शर्करा से क्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं, तो दंत का क्या हो जाता है? क्षरण हो जाता है। तब इनेमल मृदु तथा बिख निजीकृत हो जाता है, जिन्हें जीवाणु कोशिकाएं खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक जाते हैं, जिसे दंत प्लांक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? जिन्हें क्या बना लेते हैं? दंत फ्लांक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं दोस्त मेरे? दंत फ्लांक बना लेते हैं, चिपक जाते हैं और क्या बनाते? दंत फ्लांक। ये इनेमल मृदु होकर के, मतलब मृदु होकर के विख निजीकृत हो जाते हैं, जिनके जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर क्या चिपक जाते हैं, जिससे दंत प्लांक बन जाते हैं। दंत प्लांक बन जाते हैं, और ये जो प्लांक बनते हैं ना, ये दांतों को क्या कहते हैं? ढक लेता है। क्लियर है ना? तो दांतों को ढक लेगा। इसलिए लार अम्लों को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती। जो लार होता है ना, ये हमारा जो अम्ल होता है ना, उसको उदासीन करने के लिए दंत सतह पर नहीं पहुंच पाती। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा कर दे, भोजन उपरांत दांतों में ब्रश करने से प्लांक हट जाता है। यदि अनौपचारिक रहता है तो सूक्ष्म जीव मज्जा में प्रवेश कर जाते हैं तथा जल एवं संक्रमण कर देते हैं। क्लियर है ना? क्लियर है? इसमें से भी इम्पोर्टेंट आप देखिएगा, कहेगा कैसे होता है दंत क्षरण, कैसे होता है? तो जब जीवाणु प्लस शर्करा आपस में मिलते हैं तो ये अम्ल का निर्माण करते हैं, है ना? तब इसमें क्या होता है कि इनेमल मृदु तथा विखंडीकृत हो जाता है, जिसके जीवाणु खाद्य पदार्थों के साथ मिलकर दांतों पर क्या होते हैं? चिपक जाते हैं, और चिपकते हैं तो दंत प्लांक बना देते हैं। क्लियर? बिल्कुल। चलिए, ये आपका क्रियाकलाप, ये कुछ ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ हम अब देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जितनी भी सारी चीज़ें लिखा हुआ है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, देखिए मेरे दोस्त, ये जितनी भी सारी चीज़ें लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें, ये आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्त मेरे कि इसके पढ़ाने से पहले हम एक पूरे डायग्राम बताएंगे, उससे कम से कम 5 क्वेश्चन बने हैं जेई में, टेक्नीशियन में, उसके बाद आरआरबी ग्रुप डी में, बहुत बहुत भरे हैं। मैं बताता हूँ, देखिए आगे चलिए, आगे आ जाइए। सब ये अब इसको मैं समझा दूंगा कि क्या कहने वाला है, ठीक है? अब पहले आगे बढ़ जाइए। ये सब जितना लिखा हुआ है ना, पूरा ए टू जेड सब, लेकिन पहले इसको आपको देखना होगा, पहले आपको इसको देखना होगा, इस डायग्राम को देखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। डायग्राम क्या कह सकते हैं? रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, इसको करने के बाद आप इससे आप 5 क्वेश्चंस आए थे, आप इससे 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं। कितने क्वेश्चंस? 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, ये जो हमारा ग्लूकोज है ना, एक मिनट, जो हमारा ये ग्लूकोज है दोस्त मेरे, ये जो ग्लूकोज है, क्या हो गया? एक मिनट रुको दोस्त। चलिए देखिए, ये जो ग्लूकोज है ना हमारा, तो ग्लूकोज का जब 6 कार्बन वाला अणु यानी C6H12O6, ठीक है, जब ये ग्लूकोज जब टूटता है ना 6 कार्बन अणु वाला, तो पूछता है कि जब ये ग्लूकोज टूटता है, 5 क्वेश्चंस आए हैं इससे, मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। 5 क्वेश्चंस इससे आए हुए हैं, ठीक है, मैं बताऊंगा। जब ये ग्लूकोज टूटता है तो किसके रिप्रेजेंट में टूटता है? तो जब ये ग्लूकोज टूटता है ना दोस्त मेरे, तो कोशिका द्रव के रूप में टूटता है, कोशिका द्रव में टूटता है। तो पूछता है कि ग्लूकोज जब टूटता है और पायरुवेट बनाता है और 3 वायु में अणु प्लस ऊर्जा जब बनाता है,
तो किसके रिप्रेजेंट में बनाता है? तो पहला क्वेश्चन है कोशिका द्रव में बनाता है। ये इंपॉर्टेंट ग्रुप डी का क्वेश्चन है, टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, आप जा करके देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, अब जब ये ग्लूकोज कोशिका द्रव के रिप्रेजेंट में टूटा तो ये पायरुवेंट बनाया और 3 वायु में अणु प्लस ऊर्जा बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है। अब जब ये पायरुवेंट जब टूटा तो ये टूटा एक ईस्ट में रिप्रेजेंट में, एक टूटा ऑक्सीजन के अभाव में और एक टूटा आपका माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में। कैसे? अब यही देखते हैं कि जब ये पायरुवेंट जब टूटा तो जब ईस्ट के रिप्रेजेंट में टूटेगा ना तो ये एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा प्लस कार्बन के 2 अणु बनाएंगे। पहली बात, ईस्ट में जब टूटेगा तो ईस्ट के रिप्रेजेंट में टूटेगा तो एथेनॉल बनाएगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तीनों में से पूछा हुआ है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात, नहीं हो रही? अब मैं बताऊंगा अभी। ईस्ट में टूटेगा तो एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल तो बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और प्लस ऊर्जा में कितने कार्बन टूटेंगे? 2 कार्बन टूटेंगे। कब? जब पायरुवेंट को ईस्ट में होगा, ईस्ट में रिप्रेजेंट होगा तब। पूछता है कि ऑक्सीजन का अभाव किस में होता है? तो ऑक्सीजन का अभाव जब होगा, ऑक्सीजन का अभाव हमारी पेशी जो कोशिकाएं होंगी, देखो हमारी जो पेशीय कोशिकाएं होंगी इसमें जब ऑक्सीजन का अभाव होगा ना तो एक चीज़ मेरी टिक जानिए, जैसे हमारे बॉडी में बहुत ऑक्सीजन का अभाव हो गया तो लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होंगे, पूरी बॉडी में दर्द रहेगा, समझ बात आई? यार ऑक्सीजन बॉडी को मैं टिक बता रहा हूँ, मतलब जैसे याद करने का, जैसे बहुत लैक्टिक अम्ल हो जाएंगे कि यार शरीर बहुत दर्द कर रहा है, ये सब सारी चीज़ें ऐसे। तो जब ऑक्सीजन का अभाव रहेगा तो ये लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, लेकिन ऊर्जा कितने में? 3 कार्बन अणु में टूटेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है रखना, ये इम्पोर्टेंट याद रखना है कि अगर ऑक्सीजन का अभाव के रिप्रेजेंट में ये टूटेगा और हमारी पेशीय कोशिका में बहुत दर्द होगा तो क्या होगा? लैक्टिक अम्ल बनेगा और ऊर्जा का 3 कार्बन अणु बनेगा। क्लियर है दोस्त मेरे? नीचे वाला तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तीनों है, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर उठा कर क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं ऐसे अंधाधुंध नहीं बता रहा हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति, तो कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है कि अनुपस्थिति? तो माइटोकॉन्ड्रिया जब भी होगा तो इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और प्लस ऊर्जा में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल तथा प्लस ऊर्जा में उपस्थित ये टूटता है। तो पूछता है कि पायरुवेंट जब टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा में तो ऑक्सीजन का अभाव होता है? बिल्कुल नहीं होता। स्टेटमेंट में पूछता है, मैं दिखा दूंगा, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में पूछा हुआ है, बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के रिप्रेजेंट में होता है। क्लियर हो गई दोस्त मेरे ये बात क्लियर हो गई ना? तो ये बात क्लियर होगी ना दोस्त मेरे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है दोस्त मेरे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक बार और देख लेते हैं फ्रेंड। ग्लूकोज किस में टूटा? ग्लूकोज के 6 कार्बन अणु टूटे किस में? कोशिका द्रव्य के रिप्रेजेंट में टूटे, पायरुवेंट बनाया। पायरुवेंट किस में बनाया? 3 कार्बन परमाणु के 3 वायु में अणु बनाया प्लस ऊर्जा बनाया। ईस्ट के पहाड़ में हुआ तो ईस्ट में एथेनॉल बन गया, फिर क्या बना? फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, फिर कार्बन के 2 अणु बन गए प्लस ऊर्जा बन गया और 2 कार्बन के अणु बन गए। ऑक्सीजन के अभाव की बात करें तो ऑक्सीजन का अभाव में क्या हुआ? हमारी पेशी कोशिका में दर्द हो गया जिससे लैक्टिक अम्ल बन गया, ऊर्जा के 3 कार्बन परमाणु बन गया, ऊर्जा के 3 कार्बन परमाणु। थर्ड में क्या है? पायरुवेंट में ऑक्सीजन की उपस्थिति हुई माइटोकॉन्ड्रिया में, इसमें क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बन गया प्लस ऊर्जा के रूप में निकल गया। ठीक है, अब देखिए अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किसकी बात कह रहा था, अब आ जाइए, 1 मिनट, अब आ जाइए ऊपर। जो हमने बोला था कि इसको करने के बाद आपको ये समझ में आएगा और डेफिनेटली आपको समझ में आएगा ये बात। अब देखिए, ये देखिए, अब यहाँ आपको समझ में आएगी बात कैसे पढ़ना है भैया, ये सब इसमें पता चल जाएगा। देखिए, ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं। पहली बात, जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है, जिसमें ऑक्सीजन क्या है? प्रयुक्त
नहीं होती हैं। ठीक है, पहला चरण, फर्स्ट स्टेप, पहला चरण। पहले चरण में ग्लूकोज 6 कार्बन वाले अणु को 3 कार्बन वाले पायरुवेट में विखंडन है, वहीं जो आपको बताया है। ठीक है, लेकिन ये किसमें प्रक्रम में, ये कोशिका द्रव्य में होता है। देखिए ये दिया है कि ये किस में होता है, तो ये कोशिका द्रव्य में होता है। किस में होता है दोस्त मेरे, कोशिका द्रव्य में होता है। इसके पश्चात पायरुवेट जो होता है, इसके पश्चात जो पायरुवेट होता है ना, वो एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यह प्रक्रम किसमें होता है, यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है, हमने आपको बताया हुआ है। क्लियर है, क्लियर है। क्योंकि यह प्रक्रम वायु के अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। और ये जो ईस्ट जब ये बनता है एथेनॉल प्लस अवायवीय, वो वायु एथेनॉल कब बनता है, एथेनॉल जब ईस्ट के रिप्रेजेंट में बनता है और वहाँ पे वायु की अनुपस्थिति होती है, वहाँ वायु नहीं रहता है, इसलिए एथेनॉल बनेगा। एथेनॉल तो बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस इसके बाद और बताए हैं कि ऊर्जा बनेगा 2 कार्बन अणु वाला, ऊर्जा बनेगा 2 कार्बन अणु वाला। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर। पायरुवेट का विखंडन अगर ऑक्सीजन का उपयोग करता है तो ऑक्सीजन का उपयोग करेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। यह प्रक्रम क्या होगा, 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को क्या कर देगा, विखंडित कर देगा। 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को क्या कर देगा, विखंडित कर देगा। क्या कर देगा दोस्त मेरे, विखंडित कर देगा। जब ये विखंडित करेगा तो क्या होगा, सब वहीं पढ़ा दिए हैं। जब ये विखंडित करेगा तो क्या बोलेगा, तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनते हैं। दूसरा उत्पादक जल होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2 बनेगा प्लस जल बनेगा, क्योंकि ये प्रक्रम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। क्योंकि ये प्रक्रम किस में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। क्लियर है बात। जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो यह वायवीय श्वसन कहलाएगा। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा अधिक होता है। क्लियर है ना, मतलब ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा अधिक होता है वायवीय श्वसन में, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर होगी। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का जब अभाव होता है, तो जब ऑक्सीजन का अभाव होगा ना मेरे दोस्त, तो पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। क्या होता है कि पायरुवेट का ये अन्य 3 कार्बन परमाणु जो होता है ना, ये लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है, और लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है और प्लस किस में परिवर्तित होता है, लैक्टिक अम्ल प्लस तीन अणु होता है, कार्बन के 3 अणु परमाणु होते हैं, उसमें परिवर्तित होता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं, क्रैम्प का कारण होता है। क्रैम्प का कारण का मतलब होता है ऐंठन होता है। क्लियर है ना, पायरुवेट इसमें होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। ऐठन होता है, देखिए यही हम बताए थे इसको। ठीक है, तो वो सब याद ना करके आप बस इसको याद कर लो। किसको, इस पूरे को याद कर लो, पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, पूरा थ्योरी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त मेरे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, हम आगे बढ़ जाते हैं दोस्त मेरे, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ जा रहे हैं। कोशिकीय शोषण द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। एटीपी नामक अणु के एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, यानी ऊर्जा क्या होती है, मोचित का मतलब मुक्त करना, जो कोशिका के अंदर होने वाले एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन करते हैं। देखिए एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है ना। एटीपी जब विखंडन होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जब ये मतलब कि ये क्या होता है कि इसमें जब विखंडन होता है ना, तो निश्चित मात्रा में ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। जो कोशिका क्या होती है, जो कोशिका के
जो कोशिका के अंदर होने वाले अंतरारोष्मी यानी एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन करते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। एक चीज़ और देखिए इसमें जो है वो हम करवाए हुए हैं कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दिया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो एक होता है एक्सोथर्मिक, जो ऊष्मा को निकालता है उसे एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और एंडोथर्मिक जो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन को अगर हम हीट देंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक का मतलब होता है जो ऊष्मा को निकालता है, और एंडो का मतलब होता है जो ऊष्मा को क्या लेती है, एब्जॉर्ब करती है, ऊष्मा को सोचती है, यानी ऊष्मा शोषी बोलते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है ना। किसका प्रयोग किया जाता है, एटीपी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा की मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है ना, अकार्बनिक फास्फेट में एटीपी अणु बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है और यहाँ फास्फेट, तो इसको करेंगे तो ये एटीपी के रूप में अपना कन्वर्ट हो जाएगा। तो अकार्बनिक फास्फेट से क्या बनता है, तो एटीपी अणु बनते हैं। क्या बनते हैं, एटीपी अणु बनते हैं। ठीक है, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि एंडोथर्मिक प्रक्रम कोशिका के अंदर तब इसी एटीपी का उपयोग करके क्रियाओं का परिचालन करते हैं। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतः फास्फेट सहलंघिता खंडित हो जाता है तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल, ठीक है, किलो जूल प्रति मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये पूछ दिया बहुत लड़के नहीं कर पाएंगे। 30.5 किलो जूल कितनी ऊर्जा मोचित होती है, निकलती है, कितनी ऊर्जा मोचित होती है, 30.5 किलो 30.5 किलो प्रति मोल। सोचिए एक बैटरी के विभिन्न प्रकार के लिए ऊर्जा प्रदान की गई, जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इसी प्रकार अन्य ऊर्जा में उपयोग लाई जाती है। कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों को सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए क्या है, किया जाता है। कोशिका में एटीपी का जो प्रयोग होता है पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए क्या है, किया जाता है। पेशियों के सिकुड़ने के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, तंत्रिका आवेग का संचरण के लिए, पेशियों के सिकुड़ने के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, तंत्रिका आवेग का संचरण के लिए आदि क्रियाओं के लिए किया जाता है। क्लियर है ना दोस्त मेरे, क्लियर है दोस्त मेरे, क्लियर है, समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल। चलिए अब हम बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, हम अब आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए इस स्लाइड्स को देख लेते हैं। पौधे में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है, पहला क्वेश्चन। अंतरकोशिकीय अवकाश तक सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में रहें। कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पौधे में आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। ये कोशिकाओं में या उसके दूर बाहर वायु में हो सकती है। विसरण की दिशा किस पर निर्भर करती है, तो विसरण की जो दिशा निर्भर करती है पर्यावरण अवस्थाओं तथा पौधे की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान है। रात्रि में जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही आदान प्रदान होता है। दिन में शोषण के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है, प्रयुक्त होती है। दिन में शोषण के दौरान जो निकली कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो निकली कार्बन डाइऑक्साइड है प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होती है, क्योंकि कोई CO2 नहीं निकलती है। अतः इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। मतलब दिन में जो प्लांट होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, और रात को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ना रहने पर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।
स्थलीय जंतु वायुमंडल ऑक्सीजन लेते हैं परंतु जल में रहते हैं, उन्हें जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इसमें। ये तंबाकू के लिए बोला है। इसके स्लाइड्स को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम ये चलेंगे। इसके बाद हमारा मानव में वहन कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीज़ें स्लाइड्स में देखेंगे। मुझे लगता है कि एक लेक्चर और लेना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा ये ना थोड़ी बड़ी है, ये है ना, बड़ा है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, है ना। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका पार्ट 2 लाएंगे तो ये फिर इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है दोस्त मेरे, समझ बात आ रही है कि नहीं? समझ बात आ रही है? बिल्कुल। तो जब इसको पढ़ाएंगे तो अगले वीडियो में मैं इसको पढ़ा दूँगा। ठीक है, थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, कैसे होता है सब मैं आपको इसमें पढ़ा दूँगा। ठीक है जी दोस्त मेरे, ठीक है मेरे बंधु। ओके, अब ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त मेरे चैनल को। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल।